हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताने जा रहा हूं। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बारे में जो पृष्ठभूमि मैंने बताई है वो पिछले वीडियो में आप लोग पिछला वीडियो मेरा देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था भाग 1, तो उससे आप जानकारी ले सकते हैं कि 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या है, कब कब इसे पारित किया गया। इसको 64वां और 65वां संशोधन अधिनियम के द्वारा पारित किया जा रहा था, लेकिन पारित नहीं हो पाया था। फिर 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लाया गया, पंचायती राज व्यवस्था। यह जो मेरा वीडियो होगा यह पंचायती राज व्यवस्था भाग 2 होगा। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तिहत्तरवां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, यह 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो था यह 64वां संवैधानिक संशोधन का ही संशोधित रूप है। जैसा कि इसको पारित किया जा रहा था 1989 में, तो इसको लोकसभा के द्वारा पारित किया गया, लेकिन राज्यसभा ने इसको अस्वीकार कर दिया और यह 64वां संवैधानिक संशोधन ये पारित नहीं हो पाया। पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक रूप देने की सिफारिश जो थी वह थुंगन समिति और सिंघवी समिति ने की थी। अंतिम रूप से सिफारिश को इसने की थी, सिंघवी समिति ने की थी। तो सिंघवी समिति और थुंगन समिति की सिफारिशों को देखते हुए 1992 में पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार ने, यानी कांग्रेस की सरकार ने, यह 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम यह पारित किया। यह अधिनियम 22 और 23 दिसंबर को 22 दिसंबर को लोकसभा के द्वारा पारित किया गया, 23 दिसंबर को राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया। 23 दिसंबर को राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया, कब? 1992 में। फिर 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति के द्वारा इस पर सिग्नेचर किया गया। 20 अप्रैल 1993 राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है और 24 अप्रैल 1993 से यह लागू हो जाता है पूरे देश में लागू हो जाता है, पूरे देश में लागू हो जाता है। 73वां संविधान संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत हमारे भारतीय संविधान में भाग 9 स्थापित किया गया, भाग 9 स्थापित किया गया और उसमें 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए और 2 अनुसूचियां और बढ़ाई गई। एक 11वीं अनुसूची जो 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत स्थापित है, दूसरी 12वीं अनुसूची जो 74वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत स्थापित है। तो यह जो पंचायती राज व्यवस्था है 73वां संवैधानिक संशोधन, यह भाग 9 में वर्णित है, जिसमें कि 16 अनुच्छेद हैं। 243 से लेकर 243 ए से लेकर, या इसको हम कह सकते हैं क से लेकर अड़ तक है। 243 क से लेके 243 अड़ तक 16 नए अनुच्छेद स्थापित किए गए, 16 नए अनुच्छेद स्थापित किए गए। तो इस तरह से यह पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में प्रभावी हो जाती है, कुछ राज्यों को छोड़ के पूरे देश में प्रभावी हो जाती है। मैं आपको बताऊंगा कि 73वां संवैधानिक संशोधन के अधिनियम हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 जो कि पहले से ही स्थापित था, उसमें 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए और 73वां संवैधानिक संशोधन जो है वह ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है। 74वां संवैधानिक संशोधन वह नगरीय प्रशासन से संबंधित है। ग्रामीण स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन।
73वां संवैधानिक संशोधन। अब 243 में, जो 243 में है, यह परिभाषा, पंचायती राज व्यवस्था की परिभाषा दी गई है। परिभाषा दी गई है 243 में, परिभाषा दी गई है ग्रामीण स्वशासन की, यानी कि ग्राम स्तर पर नागरिकों के द्वारा जो चुनी गई संस्था होगी वह गांव का प्रशासन स्वयं करेगी और राज्य के द्वारा उसको वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस तरह से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होगा। तो 243 में परिभाषा दी गई है। 243 क में, 243 क या इसको ए कह सकते हैं, 243 ए में ग्राम सभा का वर्णन किया गया है। ग्राम सभा, यह ग्राम सभा क्या होगा? यह ग्राम सभा यानी कि ग्राम सभा उन लोगों का समूह होगा जिनका निर्वाचक नामावली में नाम होगा। ग्राम सभा उन लोगों का समूह होगा जिनका निर्वाचक नामावली में नाम होगा, और यह ग्राम सभा की स्थापना जो है 1000 की जनसंख्या पर की गई है, या 1000 से अधिक भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम सभा की स्थापना की जाएगी। 243 ख, 243 ख के अधीन पंचायतों का गठन किया गया है। ग्राम पंचायतों का, पंचायत का गठन किया गया है, ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है 243 बी के अंतर्गत। 243 क ख ग यानी कि बी और सी। 243 बी के अंतर्गत पंचायतों का गठन, सी के अंतर्गत पंचायतों की संरचना का वर्णन किया गया है। पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना क्या वर्णन किया गया है कि जो पंचायती राज व्यवस्था होगा वह त्रिस्तरीय होगी। त्रिस्तरीय होगी यानी कि ग्राम सभा पर, जैसे ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। दूसरा स्तर मध्यवर्ती होगा, मध्यवर्ती यानी कि ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पे क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पे जिला पंचायत। यह 3 स्तर होगा, 1 2 3 स्तर होगा। 243 क ख ग घ यानी ए बी सी और डी। 243 घ के अंतर्गत स्थानों का आरक्षण किया गया है, स्थानों का आरक्षण किया गया है। एससी और एसटी का जो आरक्षण होगा वह उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होगा। जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होगा। 1/3 आरक्षण जो होगा वो महिलाओं के लिए होगा, महिलाओं के लिए होगा। 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए होगा। 243 ई के अंतर्गत सदस्यों के लिए निर्हरताएं दी गई हैं, निर्हरताएं दिए, अयोग्यताएं, निर्हरताएं सदस्यों के लिए अयोग्यताएं भी दी गई हैं। इसको अयोग्यताएं भी कह सकते हैं, अयोग्यताएं भी दी गई हैं। तो इस तरह से हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 243 में के अंतर्गत ए से लेके ओ तक, ए से लेके ओ तक दिया गया है, यानी कि क से लेके ड़ तक दिया गया है। किसमें? 243 के अंतर्गत, 243 च के अंतर्गत निर्हरताएं दी गई हैं। 243 छ के अंतर्गत पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व दिए गए हैं। 243 झ के अंतर्गत वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के संपरीक्षा, लेखाओं की संपरीक्षा का वर्णन किया गया है। 243 ट या इसको हम क कहते हैं, इसके अंतर्गत निर्वाचन दिया गया है, निर्वाचन दिया गया है के अंतर्गत। और यल के अंतर्गत यह कहा गया है कि यह संघ क्षेत्रों पर लागू, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होने की बात कही गई है। यल के अंतर्गत के यल, यम, यन,
ओ ओ के अंतर्गत जो है वह यह कहा गया है कि निर्वाचन मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। यन के अंतर्गत जो है यह विद्यमान विधियों को विद्यमान विधियों और पंचायतों के बने रहने की बात कही गई है। और यम के अंतर्गत यह कहा गया है कि इस क्षेत्र यह जो पंचायती राज व्यवस्था है कुछ क्षेत्रों पे लागू नहीं होगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका परीक्षा में आने वाला वह 243 बी है, 243 सी है, 243 डी है और 243 ई है और 243 के है, यानी कि निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। और आई है, आई के अंतर्गत है राज्य निर्वाचन आयोग का, आई के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण सुशासन, इसमें त्रिस्तरीय 73वां संवैधानिक संशोधन क्या कहता है, त्रिस्तरीय होगा। ग्राम स्तर पे ग्राम स्तर, दूसरा प्रखंड स्तर, तीसरा जिला स्तर। ग्राम स्तर पर यह कहा गया है कि ग्राम स्तर पर एक ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत होगी। प्रखंड स्तर पे क्षेत्र पंचायत होगी और जिला स्तर पर जिला पंचायत होगी। यानी कि जिन गांव की जनसंख्या करीब 1000 के आसपास होगी उन या कुछ और गांवों को मिलाकर एक ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। यह जो पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन किया गया है हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में पंचायतों की गठन की बात कही गई है। और 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक रूप दिया गया, संवैधानिक मान्यता इसको दी गई और इसको संविधान में उल्लेख किया गया, यानी संवैधानिक प्रावधान इसको बना दिया गया, संवैधानिक प्रावधानों के अधीन इसको जोड़ दिया गया। तो ये जो ग्रामीण स्वशासन होता है जिसको हम जो 73वां संवैधानिक संशोधन के अधीन स्थापित है, त्रिस्तरीय स्वरूप को देखते हैं। यह जो त्रिस्तरीय स्वरूप है यह सबसे पहले इसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता की कमेटी ने किया था और उसी कमेटी के आधार पर यह पंचायत व्यवस्था चली आ रही है। समय समय पर विभिन्न कमेटियां गठित की जाती रही, लेकिन उनके प्रस्ताव को, उनके सुझावों को, उनके परामर्श को अस्वीकार कर दिया गया। तो ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होगी जिसमें एक जो होगा वह अध्यक्ष होगा, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं। यानी कि उसको क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत अध्यक्ष को प्रधान। एक अध्यक्ष होगा और कुछ सदस्य होंगे, कुछ सदस्य होते हैं। यह जनसंख्या के अनुपात के आधार पे होते हैं। इनकी जनसंख्या कितनी होती है, विषम होती है, जैसे कि 9 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 17 हो सकते हैं। जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, यानी कम से कम 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम सभा स्थापित की जाएगी और ग्राम सभा के जो अध्यक्ष होंगे उस अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाएगा, ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा, जिनका की निर्वाचन सूची में नाम हो और जो 18 वर्ष के ऊपर है उनका निर्वाचन सूची में नाम हो, उनके द्वारा ग्राम पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। अध्यक्ष के साथ साथ सदस्यों का भी निर्वाचन किया जाता है। तो इस तरह से ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है और फिर क्षेत्र पंचायत की स्थापना की गई, यानी कुछ गांवों को मिलाकर यानी कि करीब 70 या 80 गांवों को मिलाकर एक क्षेत्र पंचायत का गठन किया जाएगा। और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का जो चुनाव होता है, क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव जो होता है वह भी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। जिस तरह से प्रधान का चुनाव किया जाता है
और वार्ड मेंबर का चुनाव किया जाता है, उसी तरह से क्षेत्र पंचायत सदस्यों का भी चुनाव किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, BDC कहते हैं। और ये जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं VDC कहते हैं। जिला पंचायत के सदस्यों को क्या कहते हैं, DDC कहते हैं। BDC और DDC ये 3 स्तर हो गए पंचायतों के, ग्रामीण सुशासन के, पंचायतों के हो गए। तो जो क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है, यह भी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, और सारे BDC मिलके, यानी कि सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य मिलकर एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। और यह विकास खंड पे स्थित होता है, विकास खंड पर स्थित होता है, विकास खंड पे स्थित होता है ब्लॉक प्रमुख। तो ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, यानी कि सबसे पहले जनता, गांव वाले किसको चुनते हैं, BDC को चुनते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य को चुनते हैं, और कुछ गांव को मिलाकर जो विकास खंड स्थापित किया जाता है, प्रखंड स्तर पे जो पंचायत समिति स्थापित की जाती है, पंचायत समिति के, क्षेत्र पंचायत समिति के जो अध्यक्षों का चुनाव जो होता है, वह पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यानी कि ब्लॉक प्रमुख हो गए और ये क्षेत्र पंचायत सदस्य होंगे, यानी कि दूसरा स्तर ये हो गया। तीसरा स्तर जो है जिला स्तर पे होता है, यानी कि न्याय पंचायत स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर पर कुछ गांव को मिलाकर, यानी कि 6 से 8 या 10 गांवों को मिलाकर एक नया पंचायत का गठन किया जाता है, और इसी न्याय पंचायत क्षेत्र से जिला परिषद के अध्यक्षों, सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जिसको हम कहते हैं महाप्रधान। महाप्रधान चुनाव में आप लोग देखते होंगे कि हर जगह बैनर पोस्टर लगा होता है, महाप्रधान पद हेतु, महाप्रधान पद हेतु, या जिला पंचायत सदस्य हेतु। तो ये सदस्यों को हम क्या कहते हैं, महाप्रधान कहते हैं। इनका निर्वाचन किया जाता है, यानी कि जो जिला होता है उसको कई स्तरों में बांट दिया जाता है, कई स्तरों में बांट दिया जाता है, कई न्याय पंचायत क्षेत्र में बांट दिया जाता है। हर जिले में करीब 70 से लेकर 80-90, मतलब कि उस जिले में गांव की संख्या और जनसंख्या के आधार पर यह नियत किया जाता है, न्याय पंचायत क्षेत्रों का गठन किया जाता है, और उसी न्याय पंचायत क्षेत्र से जो 10 या 12 गांव मिलाकर होते हैं, लगभग 10-12 गांव मिलाकर एक पंचायत क्षेत्र का, न्याय पंचायत क्षेत्र की स्थापना की जाती है, और उसी क्षेत्र से मतलब कि उस 10-12 गांव की समस्त जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, जिसको जिला पंचायत सदस्य करते हैं, जिला पंचायत सदस्य करते हैं, यानी कि जिला पंचायत सदस्य करते हैं। और इस तरह से सारे जिला पंचायत मिलकर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, यह अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। सारे जिला पंचायत सदस्य मिलकर एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो इस तरह से ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत हो गया, प्रखंड स्तर पे क्षेत्र पंचायत हो गया, जिला स्तर पर जिला पंचायत हो गया, जिला पंचायत का गठन कर दिया जाता है। और ये जो पंचायतों का गठन का जो प्रारूप दिया गया है, यह 243C में दिया गया है, 243C के अंतर्गत इन सब की बात कही गई, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई है। इनका जो कार्यकाल होता है, पंचायतों का जो कार्यकाल होता है, वह निर्वाचन तिथि से, यानी कि शपथ ग्रहण की तिथि से करीब 5 वर्ष तक होता है, 5 वर्ष तक होता है, 5 वर्ष तक होता है। ये 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं, यानी इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष के पूर्व अगर किसी भी पंचायत को भंग किया जाता है, यानी ग्राम पंचायत को भंग किया जाता है या क्षेत्र पंचायत को भंग किया जाता है, तो उसका चुनाव 6 महीनों के अंदर हो जाना चाहिए, यानी कि 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए, 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। यदि ग्राम पंचायत भंग हो गई है, या जिला पंचायत या कोई भी त्रिस्तरीय, मतलब कि मध्यवर्ती स्तर पे क्षेत्र पंचायत है, जिला स्तर पे जिला पंचायत है, कोई भी पंचायत, इसमें कोई भी संस्था 6 महीने के पूर्व भंग हो गई है और चुनाव करने की तिथि 6 महीने से कम बची हो, तो उस स्थिति में वहां का चुनाव नहीं कराया जाएगा, यानी कि भंग हो गई है। जैसे कि 5 साल है और ये 4.5 साल पूरा कर चुके हैं, 4.5 साल,
पूरा कर चुके हैं, 4.5 साल। 6 महीने ही बचे हुए हैं, तो वहां पे चुनाव नहीं कराया जाएगा। 6 महीने से कम दिन शेष बचे हैं, तो वहां चुनाव नहीं कराया जाएगा। इनकी जो अयोग्यताएं हैं वह हमारे अनुच्छेद 243F में दी गई है। 243F में अयोग्यताएं दी गई हैं। अयोग्यताएं 243F में दी गई हैं। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 21 वर्ष से कम नहीं हो सकती है, और वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम को पालन करता है। और राज्य विधानमंडल समय समय पर योग्यताओं के संबंध में, अयोग्यताओं के संबंध में अधिनियम बना सकती है। 243 आई के अंतर्गत 243 आई के अंतर्गत एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। राज्य वित्त आयोग की चर्चा जो की गई है वह अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भी की गई है। राज्यपाल वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है। यह जो राज्य वित्त आयोग होता है यह पंचायतों को राज्य की संचित निधि से अनुदान देने का अनुमोदन करता है। या जो पंचायतों के द्वारा पथ कर, चुंगी कर, पुल कर, मेले कर इत्यादि जो कर लगाए जाते हैं, या पंचायतों के द्वारा जो कर लगाए जाते हैं, उन करों का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा सुनिश्चित करता है। इसी तरह से 243 के अंतर्गत 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। जैसा कि निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 324 में किया गया है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और यह राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है यह समस्त, यानी कि राज्य के समस्त पंचायतों का चुनाव कराता है। नगर पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, या क्षेत्र पंचायत हो, या ग्राम पंचायत का चुनाव हो। यह मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करता है, नए नामों को जोड़ता है, गांव का परिसीमन करता है, चुनाव कराता है। ये सारे चुनाव की जिम्मेदारी जो दी गई है राज्य निर्वाचन आयोग की दी गई है, और पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर यह भाग 9 लागू नहीं है। यह भाग 9 लागू नहीं है। भाग 9 लागू नहीं है। वह कौन कौन से राज्य हैं? मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है। इसमें भाग 9 लागू नहीं है, यानी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, क्योंकि इसमें जनजातीय परिषद की स्थापना की गई है। जनजातीय परिषद जनजाति परिषद की स्थापना की गई है, इसलिए यहां पे भाग 9 लागू नहीं है। इसी तरह से मणिपुर, पश्चिम बंगाल के जो पर्वतीय जिले हैं वहां भी भाग 9 लागू नहीं है। वहां पर जो है पर्वतीय परिषदों की स्थापना की गई है। तो यह ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर जिनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। यह 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत ग्रामीण प्रशासन की संरचना रही। मेरा नेक्स्ट वीडियो आपका होगा वह पंचायती राज व्यवस्था भाग 3 होगा, जिसमें मैं नगरीय प्रशासन यानी कि 74वां संवैधानिक संशोधन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैं आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन करता हूं, वह क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि यह जो 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है यह सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तब तक के लिए धन्यवाद।